वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये क्लास नई शिक्षा नीति के तहत यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है उसके तहत संचालित किया जा रहा है, और नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स है उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो आज हम पहले यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में आप सभी को काफ़ी मदद देंगे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अब आपकी क्लास रेगुलर संचालित की जाएगी। लगभग आज 10 दिन हो गया है और आप लोग को कोई भी क्लास नहीं दे पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। दोस्तों, ये क्लास ना लेने का कारण ये था कि लगभग मैं 5 दिनों तक हॉस्पिटल में रहा हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है मुझे। फ़िलहाल अब मैं स्वस्थ हूँ और आप लोग की क्लास नियमित चलेगी। जो आपको टाइम टेबल दिया गया था, जैसे कि रात 9 बजे मैंने आप लोग को बताया था फिज़िक्स की क्लास के लिए, तो अब 9 बजे आपको फिज़िक्स की क्लास मिलेगी। रेगुलर आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी, रात 8 बजे से आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, बॉटनी की क्लास आप लोग की नहीं चल रही थी। जो भी छात्र बॉटनी के हैं, यानी कि जूलॉजी बॉटनी जिनका था, उनका रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा था और फिजिक्स की क्लास भी रेगुलर नहीं हो पाई है। लेकिन अब आपकी जो बॉटनी की क्लास होगी दोस्तों, वो मॉर्निंग में 7 बजे आपको मिलेगी, डेली मिलेगी, ठीक है। और रही बात जूलॉजी की, तो जूलॉजी की जो क्लास है दोस्तों, वो आपको मिलेगी शाम 7 बजे। 8 बजे केमिस्ट्री, 9 बजे आपको फिजिक्स और रात 10 बजे आपके मैथ की क्लास होगी, जहां पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पवन सरफ की। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी क्लास निश्चित तौर पर संचालित की जाएगी। जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सी है केमिकल इक्विलिब्रियम और डी दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत ये चारों आते हैं, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मैकेनिकल और केमिकल। थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, ये जो हैं ये सब थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका मतलब होता है ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान कौन सी क्वांटिटी या राशि रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। दोस्तों, पहला है प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर या ऑल ऑफ द एबव। और जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कांस्टेंट होता है वो होता है टेम्परेचर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ऑप्शन ए दिया गया है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम या नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। अब इसमें आपको बताना कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत टेम्परेचर तो रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहता, ना इंटरनल एनर्जी ना वॉल्यूम। इसमें जो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है दोस्तों, वो होता है द टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, यानी टोटल हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एन एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत टोटल हीट ऑफ द सिस्टम जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत। और अगर आइसोथर्मल पूछा जाए तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टोटल हीट ऑफ द सिस्टम क्या होता है दोस्तों, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाई।
यानी कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस, एक आइडियल गैस का एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में जो रिलेशन है, और रिलेशन किसके बीच में पूछा जा रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो क्या देता है। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक आइडियल गैस का जो रिलेशन है, और वो रिलेशन किसके बीच में है, प्रेशर और वॉल्यूम की, तो वो हमें क्या देता है, क्या वो ऑप्शन ए पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट देता है, या पी बी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या पी गामा बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी यहाँ एक आइडियल गैस की बात हो और एडियाबैटिक प्रोसेस हो, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का आपसे रिलेशन पूछा जाए तो इसमें जो रिलेशन आएगा दोस्तों वो पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, नो हीट इंटर द लीव ऑफ द सिस्टम, यानी कोई हीट जो है वो सिस्टम से लीव नहीं करती है। दूसरा है कि नो वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम, यानी कि कोई कार्य जो है सिस्टम के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया है सी, बोथ ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ द एबव। तो अगर फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पर नो हीट इंटर एंड लीव ऑफ सिस्टम हो जाएगा, और नो वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ना तो कोई हीट इंटर करेगी यानी सिस्टम, यानी कि लीव ए सिस्टम के दौरान, और ना ही कोई वर्क डन होगा सिस्टम पर, ठीक है, कब कहाँ पर, फ्री एक्सपेंशन में। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नाट इंजन इज गिवन बाय, यानी कि एक कार्नाट इंजन की इफिशियंसी हमें कौन सा इक्वेशन देती है ये आपको बताना है और समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑप्शन ए दिया गया वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, तो वर्क अगर बात करें इफिशियंसी ऑफ कार्नाट इंजन की, तो कार्नाट जो इंजन इफिशियंसी देता है वो वर्क आउटपुट अपॉन माफ करेगा हीट इनपुट देता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रही बात बी की, तो ऑप्शन बी आप देखेंगे, चेक करेंगे, बी दिया गया 1 माइनस T2 अपॉन T1, यह भी कार्नाट इंजन का इक्वेशन है। ऑप्शन सी दिया गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये भी कार्नाट इंजन का इफिशियंसी है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा, और सी हो जाएगा 1 माइनस Q अपॉन Q2, ठीक है। चलिए इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर एन, यहाँ पर पूछा गया है फॉर ए कार्नाट इंजन, एक कार्नाट इंजन के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन सही है। ऑप्शन ए दे रखा है Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T1 अपॉन T2, बी है दोस्तों Q1 अपॉन Q2 अपॉन T2 अपॉन T1, बोथ ए एंड बी दोनों, और नन ऑफ दीज। तो अगर बात करें कार्नाट इंजन की, अगर यहाँ पर बात हो रही थी दोस्तों कार्नाट इंजन की, तो कार्नाट इंजन जो गिवन करता है यानी देता है हमें, वो क्या देता है Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। जब मैं इसका आप लोग को थ्योरी की क्लास, कल मैं आपका पहला चैप्टर पूरा मैराथन क्लास लेकर के फिजिक्स का कंप्लीट कराने वाला हूँ, जहाँ पर मैं थ्योरी की क्लास लूँगा, वहाँ पर आपके ये सारे डाउट क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, इंटरनल एनर्जी, एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए दिया गया प्रेशर ओनली, यानी केवल और केवल प्रेशर पर, या वॉल्यूम पर, या टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर, या टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आइडियल गैस की, तो एक आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो डिपेंड करेगा केवल और केवल किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि हीट गिवन, एक आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि एक आइडियल गैस के लिए जो हीट दिया जा रहा है और किस कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में, तो क्या यूज़ होता है इसमें, क्या जो है राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि जब हम आइडियल गैस में आइसोथर्मल कंडीशन के दौरान किसी आइडियल गैस को हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या
टेम्परेचर राइजिंग करेगा, या ड्यूरिंग द एक्सटर्नल वर्क, यानी एक एक्सटर्नल वर्क होगा, या राइजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, या इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी तो इनमें इंक्रीज नहीं करेगी, यानी आइडियल गैस में आइसोथर्मल कंडीशन में जो यूज़ होने वाला है वो ड्यूरिंग द एक्सटर्नल वर्क, यानी कि जब भी हीट गिवन हो एक आइडियल गैस के लिए, और थर्मो क्या दिया गया है, आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होगा, ड्यूरिंग द एक्सटर्नल वर्क के दौरान वर्क होगा, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइजिंग टेम्परेचर राइजिंग नहीं करेगा, टेम्परेचर राइजिंग और एक्सटर्नल वर्क भी नहीं करेगा, और ना ही इंक्रीज होगा इसमें इंटरनल एनर्जी। आप ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग द एक्सटर्नल वर्क के दौरान, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड द फ्रीली अगेंस्ट ए वैक्यूम इन ए रिगड इंसुलेटेड कंटेनर, द गैस अंडरगोस। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है और इसका मैं विस्तार से समझाना यहाँ पर उचित नहीं समझ रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इसका आंसर मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ द स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि मेल्टिंग स्लैब के दौरान आइस यानी बर्फ का 273 केल्विन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम क्या करें कि जैसे एक यहाँ पर मेल्ट दिया, एक आइस दिया गया, एक बर्फ़ है, और ये कहाँ पर किस तापमान पर 273 केल्विन ताप पर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो वर्क होगा कौन सा वर्क डन इसमें काम करेगा। तो पहला दिया गया पॉजिटिव वर्क डन बाय द आइस वाटर, यानी पॉजिटिव वर्क डन होगा आइस वाटर सिस्टम के दौरान, या इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होगी वो आइस वाटर की जो बर्फ़ की होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी, या इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस सिस्टम इंक्रीज होगी, या इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम डिक्रीज। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी मेल्टिंग स्लैब की बात हो, एक बर्फ़ को पिघलने के लिए एटमॉस्फेरिक यानी 273 केल्विन ताप पर रखा जाता है, तब क्या होता है उस बर्फ़ के इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, यानी इंटरनल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन सही हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीज ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है। ऑप्शन ए दिया गया हीट कंडक्शन, बी है चेंज इन स्टेट, सी है डिफ्यूजन, और डी दिया गया रेडिएशन। तो डिफ्यूजन तो हो नहीं सकता, यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस डिफ्यूजन हो नहीं सकता, रेडिएशन हो नहीं सकता, हीट कंडक्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको साफ तौर पर पता होना चाहिए डिफ्यूजन के बारे में। तो यहाँ पर रिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा वो चेंज इन स्टेट होगा। क्या होगा, चेंज इन स्टेट जो होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। क्या पूछा गया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया हैज़ ओनली टू वैल्यू Cp एंड Cv, हैज़ ए यूनिक वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर, सी दिया गया है कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, सी डी नंबर दिया गया डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द गैस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो डिपेंड करेगा दोस्तों वो डिपेंड किस पर करेगा, कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के पास कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 और इनफाइनाइट के बीच में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों मेरे पास एक सीरीज़ थी और मैंने प्रयास किया कि इस सीरीज़ का क्वेश्चन मैं आप लोग को हल करा दूं ताकि आप लोग का पेपर है, और कल आपको मैं थ्योरी की क्लास देने वाला हूं जहां पर आपको इम्पॉर्टेंट मैं पूरा का पूरा मैराथन क्लास दूंगा, जहां पर इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात होगी और क्वेश्चनों की बात होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी बात होगी। साथ ही साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव पेपर का मॉडल पेपर देने वाला हूं, यानी मॉडल कंप्लीट 100 क्वेश्चन रहेंगे और वहां से मैं आपको बता दूं लगभग आपके 70% क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। बस कल की क्लास में आपको मिल जाएगा।
और PDF भी आपको अब रेगुलर मिलेगा। बिल्कुल आप सभी लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, बस जोरदार तरीके से आप लोग वीडियो को शेयर करिए और रेगुलर आप लोग क्लास में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा सा हमें भी एनर्जी मिलती है, और जब हमें एनर्जी मिलती है तो मैं आप लोग के लिए और अच्छा वर्क कर पाता हूँ। बिल्कुल फ्री में आप लोग को क्लास देता हूँ, तो आप लोग का फ़र्ज़ है दोस्तों कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतनी बुरी परिस्थितियों से मैं गुज़रते हुए भी आप लोग को क्लास दे रहा हूं, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू, यानी जो जीरोथ थर्मोडायनामिक का जो जीरोथ लॉ है वो किससे संबंधित है, टेम्परेचर से या हीट से या इंटरनल एनर्जी से या वर्क से। तो जो जीरोथ लॉ है, जो थर्मोडायनामिक का जीरोथ लॉ है दोस्तों, वो टेम्परेचर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। देखिए इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन ए दिया गया वर्क, बी है हीट, सी है टेम्परेचर और डी दिया गया इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर पाथ इंडिपेंडेंट की बात हो रही है तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी पाथ इंडिपेंडेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि कौन से प्रोसेस में हीट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए दिया गया है आइसोथर्मल, बी है आइसोहोरिक या आइसोबैरिक या फ्री एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो आइसोथर्मल की बात कर लें तो आइसोथर्मल में हीट की आवश्यकता होती है, आइसोबैरिक प्रोसेस में भी हीट की आवश्यकताएं होती हैं, और सी में भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हीट का आदान प्रदान होता है। लेकिन अगर बात करें फ्री एक्सपेंशन की तो फ्री एक्सपेंशन के दौरान हीट का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि नो हीट रिक्वायर्ड, यानी कि नो हीट रिक्वायर्ड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि फ्री एक्सपेंशन के दौरान हीट की आवश्यकता नहीं होती है, हीट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोहोरिक में हीट का क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, यानी हीट का आदान प्रदान होता है। तो इसीलिए इतनी बात ध्यान रखेंगे, और फ्री एक्सपेंशन में हीट का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज जीरो, यानी कि कौन से प्रोसेस के दौरान जो नेट वर्क डन है वो जीरो होता है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों साइक्लिक, फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल, इंटरनल एनर्जी। तो जो नेटवर्क डन है वो जीरो कहाँ पर होगा, क्या वो साइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर तो जीरो हो ही नहीं सकता वर्क डन। आइसोथर्मल में भी होगा नहीं, और इंटरनल एनर्जी की तो बात ही मत करिए दोस्तों, यहाँ पर तो वर्क डन जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो नेटवर्क डन है वो फ्री एक्सपेंशन में जीरो होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, पूछा गया है इन विच प्रोसेस देयर इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कौन से प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया थर्मल, बी है एडियाबैटिक, सी है एक्सपेंशन और डी दिया गया साइक्लिक। अब क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि इन विच प्रोसेस, यानी इनमें से कौन से प्रोसेस में एक चेंज इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यानी इनमें से किस प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम होगा उसमें बदलाव आएगा। ऑप्शन नंबर ए है एसोथर्मल, बी है एडियाबैटिक, सी है फ्री एक्सपेंशन और सी है साइक्लिक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है द वर्क डन इन ए साइक्लिक, द वर्क डन इन ए साइकिल इज गिवन बाय एरिया enclosed by the cycle on PB diagram. The statement is true, या ये स्टेटमेंट गलत है, क्या स्टेटमेंट ये सही है, या ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन पर। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि इट इज़ ट्रू। द वर्क डन इन साइकिल इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल ऑन द PB डायग्राम। दिस स्टेटमेंट इज
ऑलवेज ट्रू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज कंजर्व ऑफ, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कब कंजर्व होता है? मोमेंटम, एनर्जी, बोथ या टेम्परेचर? तो जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों वो कंजर्व होता है, क्या कंजर्व होता है? इसमें एनर्जी कंजर्व होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम केवल और केवल 20 क्वेश्चन की ही चर्चा करेंगे इस क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको देने वाला हूं कंप्लीट मॉडल पेपर, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, आप लोग का पेपर स्टार्ट भी हो चुका है और आप लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और सभी लोग को हमारी इस क्लास से बहुत ज़्यादा मदद मिली थी, लेकिन माफ़ करिएगा दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्थ इश्यू थी, बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य ख़राब हो जाने के कारण मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। तो आज मैं फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो पाया हूँ इस क्लास के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आपकी रेगुलर क्लास संचालित होगी। जिनका भी जूलॉजी और बॉटनी है उनके लिए आपको आज शाम को ही नोटिफिकेशन क्लास के बाद मिल जाएगा। सुबह आपकी 7 बजे क्लास बॉटनी की संचालित की जाएगी और बाकी की क्लास आपको मिलती रहेगी। रही बात रिटर्न पैटर्न के लिए, तो रिटर्न पैटर्न के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैं PDF आज से ही सुबह से ही मैं लग गया हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं। सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर मैं आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको आंसर कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है और किस प्रकार से आप आंसर लिखें, आप अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखें जिससे एग्जामिनर आपको नंबर देने पर भी मजबूर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। तो आज की इस क्लास के बारे में क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट के आप लोग का जवाब ज़रूर दूंगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।